यस। तो आज की बच्चों हम लोग एक हेडिंग लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी के यूजिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा देखेंगे जिसके बेस पे हम लोग कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, ध्यान से देखते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि एक कंटेनर और एक बीकर मैंने लिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इस बीकर को मैंने इस तरीके से कवर्ड किया है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग थर्मोस्टेट से। ठीक है, ये पूरा सेक्शन आपका। यस, ये आपका है नॉन कंडक्टिंग थर्मोस्टेट। ठीक है, और उसके बाद इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या करा है कि दो प्लेट मैंने कनेक्ट करी हैं एनोड और कैथोड के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे एक मैंने सॉल्यूशन को फिल किया इस तरीके से। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रोलाइट। और अब इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन तो होगा ही। तो एक्वा सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या होगा, वही वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, कंडक्टिंग इन नेचर का होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो मैं प्लेट इलेक्ट्रोड जो लगाने वाला हूँ बेसिकली उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है, प्लेट्स, और एक तरफ एनोड एक कैथोड। भाई इलेक्ट्रोड लेंगे बिकॉज एरिया वगैरह डिफाइन करेंगे उसके साथ। तो एक प्लेट मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, और दूसरी प्लेट मैंने इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर दी। ठीक है, दो प्लेट। अब इन दोनों जो प्लेट हैं ये आपका यहाँ पे है, ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एनोड पे नो डाउटली बेटा आपका ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद इनको मैंने क्या किया है, बाहर एक मैंने सर्किट डिजाइन किया और सर्किट से मैंने कनेक्ट किया है इन दोनों प्लेट्स। ठीक है, एक आपकी, अब इन दोनों के जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एल, स्मॉल एल। और जो प्लेट का सरफेस एरिया है उसको मैंने बोला है ए। ठीक है, लेंथ और ए, इतना पूरा समझ में आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, एक मैंने बीच स्टोन जो ब्रिज होता है, आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो बीट स्टोन ब्रिज से मैंने इसे कनेक्ट किया है। और बीट स्टोन ब्रिज हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R1, और इसके साथ यहाँ पे ये R2। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यस, यहाँ पे ठीक। और इसके बाद मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो नंबरिंग अगर इनकी हम कर देते हैं, ये R1 है, यहाँ पे ये आपका R2 हो गया है, ये आपका यहाँ से R3 हो गया है। अब ये जो आपकी जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ आपका होगा बेटा रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मान लिया R3। ठीक है भाई, दो प्लेट से कनेक्ट किया है, अब ये बीट स्टोन ब्रिज को मैंने कनेक्ट किया है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड से हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, और इसके साथ मैंने एक एसी सर्किट को कनेक्ट किया है। एसी सोर्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये आपका एसी सोर्स। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स लेने से पता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर नहीं होता। एसी सोर्स बिकॉज फ्लक्चुएशन होगा, अब फ्लक्चुएशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और जो रिडक्शन प्रोसेस है वो रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, कभी क्या होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस भरे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव पार्ट कभी नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, वही फिर नेगेटिव वाले कभी पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो कभी जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव होगी, और कभी पॉजिटिव प्लेट है वो कभी नेगेटिव होगी। मतलब ये जो एनोड है वो कभी कैथोड बनेगा, मतलब यहाँ प्रोडक्शन हो जाएगा। जो आपका कैथोड था वो कभी एनोड बनेगा, जिसपे ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज डीसी सोर्स के अंदर तो वो काम हो जाता है, लेकिन एसी सोर्स के अंदर अल्टरनेटिंग नेचर होने की वजह से आपका एक ही इलेक्ट्रोड पे जो
कैथोड कभी बना था वो कभी एनोड बन जाएगा एसी में, कभी आपका कैथोड एनोड बनेगा, कभी एनोड कैथोड बनेगा। तो क्या हुआ कि आयंस का जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ होगा। आयंस कभी पॉजिटिव इधर से इधर भागेगा, तो कभी पॉजिटिव इधर से इधर जाएगा, कभी नेगेटिव इधर से इधर आएगा और कभी नेगेटिव इधर से इधर जाएगा। तो मतलब पूरी तरीके से डिपोजिशन नहीं होने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि कैपिटल के जो है, जो आपका कंडक्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जो आपको यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया है, जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो आपका बीट स्टोन ब्रिज है, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दिस इज बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपने रेजिस्टेंस निकाला होगा रेशियो के बेस पे, रेजिस्टेंस आपने निकाला होगा यहाँ पे कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो एसी सोर्स लिया मैंने, उसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है, आप कॉपी पेन साथ में रख के बैठो और बनाते चलो और लिखते चलो इसे। तो एसी सोर्स मैंने इसलिए लिया है टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा यहाँ पे, ये बात आप समझ लो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जो आयंस है उनके डिपोजिशन, उनका ऑक्सीडेशन होना, उनका रिडक्शन होना, ये प्रोसेस, ठीक है। तो एसी सोर्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया। अब आपका ये पूरी तरीके से क्या हो गया, बैलेंस्ड आपका बीच स्टोन ब्रिज मान के चलते हैं। तो एसी सोर्स से लिया है R1 यहाँ पे आपका ये R2 वाला सेक्शन, इधर से R3, इसको R4 कर लेते हैं, एक सेकेंड, नहीं तो ये यहाँ पे फिर लिखने में गलती हो जाएगी, ये आपका R4, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ से कैपिटल के। पहले ये पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। R3 R4 मतलब R1 R2 R3 R4 को बैलेंस कर रहा है, इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपका बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज हो गया है, जिसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग फॉलो करेंगे कि इनके जो रेजिस्टेंस हैं उनके रेशियो के साथ, और जो आपका अनडिफाइंड जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो कंडक्टेंस का फिर आपको नेचर पता क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो बेटा कैपिटल के इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, सी कंडक्टेंस इनटू आपका सेल कांस्टेंट, हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा, ऐसे देखते नहीं हो, ठीक है, फिर भी सेल कांस्टेंट इनटू सी, ये होता है सी आपका क्या पे कंडक्टेंस है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/r बोल सकते हैं। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, L/A होता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर जो लिया था, जो आपका मेटल जो प्लेट थी जो, ठीक है, उनका एरिया क्या था, ए के बीच की लेंथ क्या थी, डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या थी आपकी एल। तो एल भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। अब पूरी बात मेरे को कहीं से आर मिल जाए, बस आर मिल जाए काम हो जाएगा। मुझे क्या मिले, ये आर मिल जाए, मतलब ये R3 मिल जाए मुझे किसी भी तरीके से। ये R3 कैसे निकल सकता है, बीट स्टोन ब्रिज इसी, बिकॉज ये बैलेंस होना चाहिए तो ही जरूरी है। तो कैसे निकाला जाए कि भाई R1 डिवाइड बाई R2, अभी तो बैलेंस बोलते हैं, R3 डिवाइड बाई R4, दिस इज बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज इक्वेशन। जहां से आपको R3 की वैल्यू दिख रही है, भाई R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से R1 था, तो R1 डिवाइड बाई R2 और मल्टीप्लाइड बाई R4। अब ये समझ में आया। तो यहाँ से R3 की वैल्यू आ गई, और इसी की R3 की वैल्यू को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पुट करो। एल आपके पास है कि नहीं, एल मैं बता चुका हूँ, डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच की। ए आपका क्या है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, ए आपका एरिया है प्लेट्स का। एल की वैल्यू यहाँ पे रखो, ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, आर की वैल्यू आपको निकल के आ चुकी है। सब कुछ पुट करोगे के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बताओ मुझे, भाई सेल कांस्टेंट तो निकल ही जाएगा ना, एल भाई वो तो पता ही है, सी की वैल्यू सामने आ गई है, तो के की वैल्यू आपकी यहाँ से डिफाइन हो जाएगी। क्या सभी को बात समझ में आई, बताओ जरा। चलो, इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरिएशन। हालांकि उस पर क्वेश्चन आता है एडवांस के अंदर, जो हमारे जेईसी के बच्चे बैठे हैं वो आंखें खोल लें, बड़ी बड़ी करके देख लें कि ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, या कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल के। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं लैम्डा एम। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, इसको हम बोलते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है उसको बाहर निकाल दो, कम डालो, पानी को कम भरो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा।
ज्यादा पानी डाल दोगे तो भाई वो डाइल्यूशन हो जाएगा ना। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है पानी का एडिशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ पानी। ठीक है, अच्छा। तो बेटा सॉल्वेंट के डालने के साथ, पानी के डालने के साथ 99.9% क्वेश्चन पानी से बनते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के डालने के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन करने के साथ हमारा जो कंडक्टेंस है, जो अपना हमने पढ़ा अभी तक, हमारा जो कैपिटल के की वैल्यू है कंडक्टिविटी, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है, हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इन पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या इनकी वैल्यू डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन का होगा उसके बेस पे, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का बदलूंगा, डाइल्यूशन में करूंगा, पानी में ज्यादा डालूंगा, पानी बाहर निकालूंगा, तो उनके वजह से, इनकी वजह से आपके इन चारों जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके बेसिक पार्ट हैं, इनके ऊपर या जो सेल के जो भी पार्ट्स हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको हम लोग डेप्थ में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कंडक्टेंस। फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टेंस, ध्यान से समझना है ना, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बेटा हम दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर, और सेकंड हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर। दोनों पे स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को समझते हैं, इनके ग्राफ भी आते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मेंस लेवल से भी और एडवांस लेवल से भी और नीट लेवल से भी, तीनों लेवल पर बात करूंगा अलग अलग। ठीक, अब देखो, तो चाहे बच्चों को बेटा कंडक्टेंस में जब हम बात करें तो कंडक्टेंस वाले केस के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दूसरा बच्चों हम बात करेंगे कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो दोनों के वजह से, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारा कंडक्टेंस है वो कैसे चेंज होगा। ठीक, तो पहली चीज, तो पहले बच्चों में एक सिंपल सा आपसे एक पॉइंट पूछूं, जरा आप मुझे बताना कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो, मैंने सिंपल बोला इलेक्ट्रोलाइट, अगर सिंपल क्वेश्चन में आता है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कोई नेचर नहीं बोलता है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी को मैं अगर ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं जो बीकर में पहले से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन था, यहाँ पे मान लो आपका बी सॉल्यूशन था, पानी डाला मैंने बेटा सपोज 10 ml, तो बी प्लस 10 हो जाएगा, भाई वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब डाइल्यूशन करने पे रिजल्टेंट जो वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना का जवाब देते चलो, हाँ ना जल्दी जल्दी। तो डाइल्यूशन के करने के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड किस पे करता है, सॉल्यूट के नेचर पे। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ पे कि हमारा जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर डाइल्यूशन को हम ऐड करेंगे, तो डाइल्यूशन के ऐड करने के साथ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आंसर कौन सा टिक करना होगा। ये पॉसिबिलिटी मैं जो पढ़ाता हूँ पॉसिबिलिटीज के बेस पे पढ़ाता हूँ, किताबों में रट्टा मार पढ़ा है उसको नहीं बताता हूँ मैं पॉसिबिलिटीज के बेस बात कर रहा हूँ। तो अगर जेई मेंस एडवांस नीट में क्वेश्चंस आता है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं दे रखा है, सिर्फ लिखा है कि पानी डाल दिया गया है, डाइल्यूशन कर दिया गया है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने से, डाइल्यूशन ज्यादा होने पे, डाइल्यूशन के ज्यादा होने से नंबर ऑफ आयंस के जो नंबर होगा, नंबर ऑफ आयंस वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे। बताओ मुझे भाई नंबर ऑफ आयंस कैसे, भाई पानी भी डालोगे ना तो उसके भी H प्लस OH माइनस आयन, पहले से जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके भी आयंस होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। रियसना का जवाब दो, नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि भाई सब क्वेश्चन में कोई स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो आपको आंसर टेक करना होगा कि कंडक्टेंस की जो हमारी वैल्यू है वो आपकी करेगी इंक्रीज। ज्यादा समझ में आ गया, क्लियर। चलो, सेकंड हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो उस केस में आंसर कैसे बदलेगा। तो हर किसी का जो रीजन है स्पेसिफिक रीजन है। ठीक है, रीजन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वीक के साथ रीजन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या रीजन क्या होगा। तो अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो बच्चों में बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, भाई पानी डाल रहा हूँ, पानी डालने का मतलब होता है डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगर डाइल्यूशन हुआ तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि अगर बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ना तो उसमें आयोनाइजेशन होता है, ना ही उसमें डिसोसिएशन होता है पानी के डालने के साथ, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों होता है डिसोसिएशन। ये तो पढ़ा है सभी ने।
तो इसका मतलब बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी डाइल्यूशन किया जाएगा, हमेशा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम को ध्यान देना है और चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि सर यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी वैल्यू। अरे समझ में आया? भाई पानी डालोगे तो कहीं ना कहीं डीओडी की वैल्यू क्या होगी भाई? आयोनाइजेशन तो होगा ना। पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, इन्फिनिटी डाइल्यूशन का स्लो आ जाएगा। पानी डालते जा रहे हैं तो डालते जाने से क्या होगा कि भाई जो एसिटिक एसिड है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या होगा? आपका अमोनियम एसिटेट है, वो डिसोसिएटेड धीरे 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 होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है दैट विल इंक्रीज, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? जब डीओडी की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई साहब 5 घंटे 10 घंटे 5 महीने बाद क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? घटेंगे या बढ़ेंगे? वो भी बढ़ेंगे। अरे अभी बढ़ेंगे वो तो अच्छे से बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी आई, यू हैव फॉलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉलो किया जाएगा तो उसमें अल्फा की वैल्यू बच्चों आपकी जो हम बात करते हैं कि 1 से कम होती है वीक के लिए, तो अल्फा की वैल्यू अगर 20% आएगी, 10% आएगी, तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और बढ़ती जाएगी तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस, दिस इज अ रीजन, नंबर ऑफ आयंस जो लिखा ना ये रीजन है। तो नंबर ऑफ आयंस आपके बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा और ज्यादा, पहले थ्योरी समझ लो अच्छे से। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने के साथ जो आपका कंडक्टेंस नेचर है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बात पूरी समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग के साथ। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर क्वेश्चन दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है कुछ, तो उसके बारे में आंसर कैसे बने? तो भाई आपको पता है कि हम लोग डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब ही होता है डाइल्यूशन। क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन किया है भाई। अगर डाइल्यूशन किया, अगर बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मुझे जल्दी से बताओ भाई, पानी कितना भी डाल दो, मुझे तो मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब? मुझे इसलिए नहीं है कि अगर मैंने NaCl को डाला, मैंने अगर बेटा यहाँ पे HCl को डाला बीकर के अंदर, अगर ये एक्वस मीडियम में थे इनिशियली, ठीक है, एक्वस मीडियम में इनिशियली थे, ये बीकर ये है NaCl का, ये बीकर आपके HCl का है, तो भाई साहब ये इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये फटाक से विद इन सेकंड, विद इन माइक्रो सेकंड बेटा पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा परसेंटेज जो होता है इनका, वो होता है 100%। बिकॉज आपके स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोलता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आ रहा है सभी को? तो इसका मतलब इनका तो डिसोसिएशन पहले से ही हो चुका है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे उनका डिसोसिएशन धीरे 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 हुआ होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तभी बच्चों क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम मिलता है। किसके साथ मिलता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। कभी स्ट्रॉन्ग के साथ इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। ये बात समझ? जो चैप्टर बना है ना इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेके ही पूरा का पूरा बना है, स्ट्रॉन्ग को लेके नहीं बना है। अगर स्ट्रॉन्ग को लेके बना होता तो वो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं ठीक है, वो कोई और चैप्टर बन जाता। ठीक है, जो हम सिंपल पढ़ते हैं। तो बेटा जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो इनिशियली एक्वस मीडियम में पहले से ही होगा, पहले से ही होगा। सॉलिड इनिशियल का मतलब कुछ नहीं होता, वो पहले से ही होगा। तो पूरे के पूरे आयंस पहले से डिसोसिएट हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा, अगर यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने सपोज लिया था आपका अमोनियम एसिटेट CH3, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से, 1 सेकेंड, यस, CH3COONH4, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये आपका सॉल्ट है, वीक सॉल्ट है। और इसका मैंने बच्चों बोला कि आपको सपोज 10 यूनिट मैंने इसको दे दिया, तो इनिशियली क्या होगा भाई साहब? ये तेजी से डिसोसिएट होगा। T इक्वल टू जैसे जैसे रिएक्शन ऊपर की तरफ मूव करी, T इक्वल टू 0 से जैसे ऊपर जाएगा, एक से ये डिसोसिएट होगा पानी डालने के। फिर से क्या होगा? और पानी डालो, तो कहीं ना कहीं बच्चों स्टार्टिंग में क्या होगा? ये आपका सपोज 2 2 3 या 4 आपका जो अमाउंट होगा, ग्राम होगा, ML होगा, क्या जो भी आप ले सकते हो यूनिट, वो बेटा फटाफट से डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा बचेगा डिसोसिएट होगा ही नहीं। देखो ये वीक है, तो वीक है तो धीरे धीरे क्या होगा? जब एक पार्ट डिसोसिएट हो गया, और पानी डालेंगे और आयंस मिलेंगे, और पानी डालेंगे और आयंस मिलेंगे, और पानी डालेंगे और आयंस मिलते जाएंगे। बिकॉज ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, इसकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये तो आपको समझ में आता है, ठीक है। इसलिए वहां पे मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फॉलो किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिसके बेस पे वहां पे कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। अब यहाँ पे बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर
पानी को मैं कितना भी डालूं, पानी क्या कोई असर डालेगा? पानी का मतलब बच्चों सॉल्वेंट है। क्या सॉल्वेंट को डालने के साथ यहाँ पे कोई इफेक्ट होने वाला है? भाई क्या कोई इफेक्ट होने वाला है HCl और NaCl के ऊपर? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आयोनाइज हो चुके थे। समझ में आ रहा है? वो तो पहले से आयोनाइज हो चुके थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको आयोनाइज नहीं होता है पहले से, वो कुछ आयोनाइज होता है, कुछ बचता है और फाइनल कोई और आयंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई आयंस एक्स्ट्रा मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही क्या हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है। यहाँ तक बताओ सभी को बात समझ में आई है? क्लियर हो गया है? तो मैं लिख दूं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 100%। बिल्कुल। ये बेटा कैसी होती है? हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा होती है, ऑलवेज होती है। अब ध्यान दो, एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बेटा जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं, उनके पास क्या बेटा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जनरली आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब एक पार्ट पॉजिटिव है, एक पार्ट नेगेटिव है, दोनों के बीच में बच्चों क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिफाइन हो रहा होगा। मैंने बच्चों डाइल्यूशन को किया था, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा ये भाई। इनिशियली तो वो डिसोसिएट पूरा हो चुका है, इनिशियली डिसोसिएट पूरा हो चुका है। एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? आप पानी कितना भी डाल दोगे उसकी वजह से यहाँ पे कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली बोलते हैं। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटली ज्यादा है, थ्योरेटिकली कम है। ठीक है, मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ, फिर केमिस्ट्री में है क्या चीज। तो देखो, अब यहाँ से क्या हुआ कि ऐसा माना गया प्रैक्टिकली कि देखा गया, इसलिए मैं इसको साइड में बता रहा हूँ अलग करके, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर की बात है। तो जब इसे आयोनाइज कराया गया स्ट्रॉन्ग लिक्विड को, तो बेटा इनिशियली तो 99.9% समथिंग इसका आयोनाइजेशन होता है, 0.11% समथिंग कुछ तो कुछ बचता है। तो पानी डाला गया तो कुछ ना कुछ पार्ट हल्का से डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए वहां पे बहुत जगह इसको बोला गया डिफरेंट बुक्स के अंदर, अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर, कि ये जो आपका Na+Cl- होगा, ऐसा बोलो कि जो आयंस हैं वो आपके रेडली आपके मूव करेंगे। READIL, रेडली का मतलब होता है धीरे 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 धीरे, स्लोली। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो छोटा थोड़ा बहुत जो पार्ट बचा है, 0.001 फ्रैक्शन, उसमें अगर आपने एक्स्ट्रा डाइल्यूशन के एक्स्ट्रा पानी डाला, तो वो जो आपके आयंस होंगे पहले से वीक फोर्स होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, भाई बहुत सारा पानी पहले से प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा पानी डाला तो वो जो आयंस होंगे वो धीरे धीरे डिसोसिएट होंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो बच्चों यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफाइन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वीक मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली वीक होता जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, क्या आपके यहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस का नेचर वो इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों एक जो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बचा था ना, उसको ध्यान देने की जरूरत है, कि ये यहाँ पे कि डाइल्यूशन करने के साथ कहीं ना कहीं, देखो एक और अलग तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। कि पानी आपने लिया बीकर में, इनिशियल भर दिया आपने, ऊपर से डाल दी क्रिस्टल्स, NaCl- डिसोसिएट हो गया, अलग अलग चला गया। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर 10 लीटर था या जो भी पानी एक 1 लीटर था। ठीक है, तो Na+ और Cl- सोडियम प्लस की फेज में घूम रहा है, मजे कर रहा है बीकर के अंदर सॉल्वेंट में, Cl- घूम रहा है अपने आसपास पानी को चिपकाए हुए, सब कुछ हो रहा है। अब उसके साथ जो Na+ और Cl- है वो कहीं ना कहीं एक पार्शली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बॉन्ड से अट्रैक्ट होगा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही, अरे होगा ना। लेकिन जब आपने ज्यादा पानी डाला, तो ज्यादा पानी डालने के साथ क्या हुआ, डाइल्यूशन करने के बाद, कि वो जो फोर्स अट्रैक्शन वीक था वो हल्का और हल्का हो गया। क्यों? और ज्यादा पानी आया। इतना ज्यादा पानी आएगा तो सोडियम प्लस को पकड़ लेगा, अब ये घेर लेगा ना सोडियम प्लस को, चल भाई मेरे साथ चल, तेरा काम खत्म। Cl- उसके आसपास पानी घेर लेगा उसको, बिकॉज डाइपोल होता है, उसको लेके इधर भागेगा। तो कहीं ना कहीं जो जितना ज्यादा पानी डाला जाएगा, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर्स होंगे, उतना ज्यादा बड़ा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन कैटायंस एंड एनायन के बीच में, दैट विल डिक्रीज। फोर्स अट्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। फोर्स अट्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी कंडक्टेंस का नेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप समझ में आया? अब क्लियर हुआ पूरा? बताओ मुझे। बहुत सही, गुड जॉब। अब बच्चों हम बात करते हैं कंडक्टिविटी पे। नेक्स्ट हेडिंग इज द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। तो कंडक्टिविटी का बेसिक मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कंडक्टिविटी का बेसिक मतलब होता है
कि कंडक्टेंस, भाई स्पेसिफिक है ना ये, बात समझ में आती है क्या, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, all the ions present in unit electrolyte, present in unit electrolyte। यूनिट का मतलब बच्चों 1 ml 1 लीटर जो भी आप ले सकते हो ले लेना, ठीक है, यस 1 ml ले लिया मैंने। अब समझो, ध्यान 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 से उठा, इसमें मैंने क्या बोला है कि भाई कंडक्टिविटी का जो बेसिक मतलब है वो क्या है, उसका मतलब है कि भाई जो कंडक्टेंस है, जो भी नेचर है कंडक्टेंस का, वो किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑल दी आयंस प्रेजेंट इन यूनिट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक यूनिट का मतलब समझ में आता है कि जैसे एक बीकर है ये, इस बीकर के अंदर बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। उस सॉल्यूशन के अंदर एक लिया बच्चों मैंने यूनिट पार्ट, दिस इज यूनिट पार्ट, ध्यान दो बेटा, दिस इज यूनिट पार्ट। और इस यूनिट पार्ट को मैंने ले लिया है कि सपोज दिस इज 1 ml, ध्यान दो, दिस इज 1 ml। तो इस 1 ml के अंदर जो आपका कंडक्टेंस नेचर होगा आयंस के द्वारा, मेरी बात फिर से बोलूं, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वहां पे जो आपके आयंस होंगे उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स के, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस का नाम होगा कंडक्टिविटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पूरे बीकर का मतलब नहीं, पूरे बीकर से मतलब नहीं, पूरे समुद्र में क्या हो रहा है नहीं मतलब मुझे, उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, उस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यस, क्या सभी को बात समझ में आई? क्लियर? अब देखो बेटा, तो मैंने क्या किया बेटा, डाइल्यूशन किया यहाँ पे। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि पानी को डाल दो, सॉल्वेंट को डाल दो, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो वॉल्यूम का जो नेचर होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर हम कैसे फोकस करें? तो देखो बच्चों ध्यान देना, जब भी कंडक्टिविटी पे बात करी जाएगी तो आपका जो यूनिट वाला पार्ट है, उस यूनिट वाले पार्ट को बच्चों रिलेट करना है डेंसिटी के साथ। किसके साथ? डेंसिटी ऑफ आयंस के साथ। ध्यान दो बेटा, समझ में आएगा सब कुछ। तो जितना ज्यादा मैं पानी डालूंगा, जितना ज्यादा मैं पानी डालूंगा, डाइल्यूशन करूंगा, तो क्या करेगा बच्चों? वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो क्या होगा, जो डेंसिटी ऑफ आयंस होगी, ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ आयंस होगा, वो बच्चों क्या करेगा? डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। भाई पानी तो बहुत ज्यादा जल चुका है, तो डेंसिटी ऑफ जो आयंस होंगे दैट विल डिक्रीज। और डेंसिटी ऑफ आयंस अगर डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे बीकर में डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज कर गया, तो रिजल्टेंट बच्चों जो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml वो भी डिक्रीज करेगा। अरे बताओ मुझे, नंबर ऑफ आयंस जो 1 ml में होंगे वो भी तो बच्चों यूनिट वॉल्यूम के, वो भी तो डिक्रीज करेंगे। तो जो वो भी डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी का नेचर होगा वो डिक्रीज करेगा। अब समझ लो। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया पॉइंट करके कि जब भी कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है आपको हमेशा डेंसिटी ऑफ आयन से फोकस करना है, और डेंसिटी ऑफ आयंस के बेस पे आपको करना है एक्सप्लेन। तो ये तो बच्चों हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटल डाटा। क्या सभी को समझ आया? फिर से रिलेट कर देता हूँ। सोल्यूशन अगर करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ आयंस आपकी क्या करेगी? डिक्रीज, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस जो होंगे 1 ml के अंदर वो भी डिक्रीज करेंगे, तो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो बच्चों करेगी डिक्रीज। समझ में आ गया? चाहे आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मैं लिख देता हूँ, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये प्रिंसिपल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब बात सभी को समझ में आई? कोई भी कंफ्यूजन किसी को? क्लियर? ओके, क्वेश्चंस करेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा, हर एक चीज को पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसको हम करते हैं लैम्डा एम से रिप्रेजेंट। ठीक है, लैम्डा मोलर का मतलब 1 मोल्स है ना, 1 मोल्स को लेके हम बात करते हैं। तो बेटा देखो, आपका मोलर कंडक्टिविटी हो और चाहे आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, ठीक है, इक्विवेलेंट के अंदर बेटा हम किसको फॉलो करते हैं? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को। तो क्या आता है यहाँ से आता है आपका नॉर्मलिटी टर्म, और यहाँ से क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलरिटी टर्म आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है? 1 मोल होता है। उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दोनों में। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा एम को अगर लिखना चाहूँ तो लैम्डा एम इक्वल टू होता है के इंटू 1000
डिवाइड बाई कैपिटल एम, और यहीं पे मैं लैम्डा इक्विवेलेंट को लिखना चाहूं तो वो होगा के इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एन। यही होगा। आपको बहुत अच्छे समझ में आता है कि जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने के साथ यहाँ पे आपकी कौन कौन सी वैल्यू इंक्रीज, कौन कौन सी वैल्यू डिक्रीज। तो भाई वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन आपको पता चलता है कि जो आपको मोलरिटी है चाहे नॉर्मलिटी है, बोथ आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेटा मोलरिटी हो चाहे आपकी नॉर्मलिटी हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। अरे बताओ भाई, ये तो हमें पहले से पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सी इक्वल टू, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, है ना, तो वो क्या होगा भाई, मोलरिटी है नॉर्मलिटी है तो वो वॉल्यूम की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी करते हैं। ये तो बात बहुत बेसिक नॉलेज है, ये तो सभी को पता है कि मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर बच्चों यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है डाइल्यूशन करने के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बताओ के की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। यस भाई, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इस केस में जो चाहे लैम्डा एम हो, तो चाहे बच्चों आपका लैम्डा इक्विवेलेंट हो, दोनों की वैल्यू तो डिक्रीज ही करेगी। देख लो भाई, वॉल्यूम अगर में बढ़ रहा है तो ये आपकी जो मोलरिटी नॉर्मलिटी है भाई, इसकी वैल्यू क्या करेगी बताओ मुझे। भाई वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि भाई अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो लैम्डा एम तो बढ़ना चाहिए सर, बट यहाँ तो ये डिक्रीज करता है। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से समझो, समझ में आएगा। मैंने क्या बोला है कि आपका जो मोलरिटी है नॉर्मलिटी है ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। ये सभी को क्लियर पता है, बहुत क्लियर, ठीक है। अगर डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है, और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है तो, लेकिन एक बात यहाँ ये समझने वाली है कि डाइल्यूशन के करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी, ध्यान दो, अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आता है। तो फिर के की वैल्यू क्या करेगी, आप बताओ मुझे। भाई के तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, है कि नहीं। तो के की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। अब ये बात समझ में आई क्या, बताओ मुझे। भाई मोलरिटी नॉर्मलिटी कम होगी तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मोलरिटी नॉर्मलिटी को, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो अब बताओ ध्यान से कि अगर लैम्डा एम की वैल्यू अगर बढ़ जाती है और लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है, तो के तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वैल्यू डिक्रीज कैसे करेगी, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये बात समझ में आ रही है। ये तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू तो आपकी डिक्रीज का होनी चाहिए, तो वैल्यू आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से देखो रिपीट करता हूँ। अभी यहाँ तक पहले समझ आए, पहले ये बताओ मुझे, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई मोलरिटी नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ाने के साथ कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम होगी तो लैम्डा एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये आपके कैपिटल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई हम लोग तो के को भी फोकस कर रहे हैं ना, दोनों बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट आपका डिक्रीज करेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जो कैपिटल के की वैल्यू है वो आपकी क्या डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, भाई वो तो उसके डायरेक्टली पोस्ट। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर, ये सोच रहे होंगे वो सर, मोलरिटी की वैल्यू कम हो गई तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, के को सर जरा इधर लेके आओ। तो देखो दो चीजें हैं, मैं के को लैम्डा एम से कंपेयर कर रहा हूँ, के को मैं लैम्डा इक्विवेलेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं के को एम से भी तो कंपेयर कर सकता हूँ। अरे ये भी तो बात है भाई। क्या जो सीधा सा क्या है, पानी ज्यादा बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मोलरिटी नॉर्मलिटी कम हो जाएगी। और मोलरिटी नॉर्मलिटी अगर कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, सीधा बढ़ेगा। अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं होता है, कैपिटल के की वैल्यू होती है डिक्रीज। ये आपका सही है, ये गलत है। कैपिटल के की वैल्यू होती है डिक्रीज, मेरी बात समझ में आई। कैपिटल के की वैल्यू होती है डिक्रीज, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब कैपिटल के की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है तो उसको भी समझने वाली जरूरत है। तो फिर से देखो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। डाइल्यूशन किया मैंने, डाइल्यूशन किया मैंने, वैल्यू क्या करेगी, भाई डाइल्यूशन को इंक्रीज किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया तो इसका मतलब क्या, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। और कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी कैपिटल के होगी उसकी वैल्यू करेगी डिक्रीज। ध्यान से देखने वाली बात है। इसको मैं रिजल्ट के फॉर्म में लिखता हूँ क्या, कि अगर डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करेगा तो कैपिटल के की वैल्यू करती है डिक्रीज। और जो लैम्डा एम है ये डिपेंड करता है आपका कौन सा पॉइंट आपका डोमिनेट करेगा, कौन सा आपका डोमिनेट नहीं करेगा। लैम्डा इक्विवेलेंट ये करेगा डिक्रीज। मैं दोनों में केस बताऊंगा इसमें कौन सा पॉइंट डोमिनेट करेगा।
अगर डाइल्यूशन की बात करते हैं तो ये इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम में क्या करेगा, इंक्रीज। इसको मैं बोल सकता हूँ कि मोलैरिटी की वैल्यू करेगी डिक्रीज, नॉर्मलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो दैट्स वाई जो लैम्डा एम होगा ये करेगा इंक्रीज, और लैम्डा इक्विवेलेंट होगा ये करेगा इंक्रीज। अब देखो सब कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दो केस लिखे मैंने, दो केस लिखे मैंने, एक केस लिखा, एक केस ये लिखा। आप किसके साथ जाना चाहते हो, के साथ या बी के साथ? जब डाइल्यूशन करोगे तो के साथ जाओगे कि बी के साथ? ध्यान दो, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल के मैंने लिखा है इसकी तरफ नहीं मूव करना है। ये ऊपर वाला जो डाटा लिखा है ना मैंने, ये आपका डोमिनेंट डाटा नहीं है, ठीक है। हम मैथमेटिकली कंपेयर करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। तो वही मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे, तो एक्सपेरिमेंट जब कराते हैं तो हम कैपिटल के को डोमिनेंट नहीं करते, हम डोमिनेंट करते हैं बेटा मोलैरिटी और नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी को। तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी ये करते हैं आपकी डोमिनेंट। ये बात समझ में आ रही है? अरे यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को लेके या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेके, तो जब भी आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी नॉर्मलिटी कम होगी, और लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब बात समझ में आ गई? अब बात यहाँ तक क्लियर हो गई? मैं फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला और समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम, और लैम्डा इक्विवेलेंट था आपका के इंटू 1000 डिवाइड बाई, यहाँ पे था कैपिटल एम, ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया, ये आपका यहाँ से मोलैरिटी, नीचे आपका नॉर्मलिटी, ठीक है। यहाँ पे मोलैरिटी, नीचे आपका नॉर्मलिटी, ठीक। जिसमें के पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, के को छोड़ देना, के को साइड कर दो, के कोई डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा। हमारा आंसर मोलैरिटी और नॉर्मलिटी से डिफाइन होगा बिल्कुल। तो अब जब भी आपका डाइल्यूशन किया जाएगा तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू करेगी इंक्रीज, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि मोलैरिटी और जो नॉर्मलिटी होगी उन दोनों की वैल्यू करेगी डिक्रीज। अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब आपका जो लैम्डा एम है या जो लैम्डा इक्विवेलेंट है उन दोनों की वैल्यूज करेंगी आपकी इंक्रीज। अब समझ में आ रहा है? तो हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन आपको आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, यू हैज फॉलो मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, आपको कैपिटल के को फॉलो नहीं करना है। ये बात मतलब कंडक्टिविटी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी को फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। इसके बेस पर आंसर कभी गलत नहीं होगा, 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब देखो, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, लैम्डा लैम्डा इक्विवेलेंट को हम लोगों ने बात करी। अब मैं कुछ ग्राफिकली, हम लोग ग्राफिकली कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ग्राफिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट को। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट, ग्राफिकली थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो लैम्डा एम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन, पर ये केस बेटा हम फॉलो करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेके। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही होता है कि जहां पे अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए 100%, ऐसा मान के चलते हैं एंजाइटी के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन अल्फा 100% ले लेते हैं बिकॉज मुझे कैलकुलेशन करनी है। डाटा में बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करना है, डाटा जो क्लोज होता है उसका आंसर मुझे टिक करना होता है, ठीक है। यस, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों ले ली मैंने 100%। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, इधर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका ये वाई एक्सिस। एक्स पे बच्चों लिया मैंने यहाँ पे √c, आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम को याद करो, वहां पे ये बात डिस्कस की जाती है √c के साथ, कॉन्सेंट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो आपको करना है डिस्कस। मैंने किया ना कि लैम्डा एम के साथ, लैम्डा एम के साथ आपको कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करना है, इन दोनों के बीच में ग्राफ आपको फॉर्म करना है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपका ग्राफ है। तो इसका ग्राफ ना बच्चों कुछ यूं आता इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे हो गया है, इतना नीचे नहीं होता, बेंड नहीं करता है, हल्का सा बेंड करता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है ऐसा। आप सोच रहे हो सर ये जीरो से टच क्यों नहीं किया, मतलब बाइसेस को इसने टच क्यों नहीं किया? बाइसेस को टच नहीं कर सकता है, बाई को टच कर जाएगा कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, देख लो। बाई को जैसे टच करेगा तो सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो ओरिजिन, ये जैसे यहाँ पे टच करेगा बाई को तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, भाई जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए कभी भी ये बाई को टच नहीं करता। पहली बात तो ये सुन लो ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है? ये हल्का सा झुका हुआ है नीचे की तरफ, ये पूरी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब अगर मैं इधर से इधर मूव करता हूँ इसके अंदर, इस ग्राफ में मैं अलोंग द एक्स एक्सिस अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर मैं मूव करता हूँ, मुझे बताओ यहाँ से कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे जीरो था,
एक बार ध्यान से समझ लो यहाँ पे, जब मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डाइल्यूशन इंक्रीज, और डाइल्यूशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लैम्डा एम पढ़ा था हम लोगों ने, क्या करता है, वो तो इंक्रीज करता है। ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट करूं भाई, लैम्डा एम कब बढ़ेगा, जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे ना। अरे बताओ भाई, इसको ना थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो इस पॉइंट पे लेकर। मैं फिर से देखो एक बार बताता हूँ आपको कि ये जो मैंने टर्म लिखा है उस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एग्जैक्ट मीनिंग बच्चों ध्यान से सोचो, ये है कि अगर मैं जीरो की तरफ अगर शिफ्ट करता हूं, ध्यान दो, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस ग्राफ में यहां से अगर इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता हूं तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी। अरे बताओ भाई, सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना इधर से इधर आने पे, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका लैम्डा एम है वो आपका डिक्रीज करेगा, तो वो हल्का हल्का वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखो जैसे आपका ये इधर मूव करेगा तो लैम्डा एम यहाँ पे कुछ ये था, फिर इस पॉइंट पे ये होगा, फिर इस पॉइंट पे आकर यहाँ पे होगा। तो फाइनली हुआ क्या है कि अगर आपका ये अलोंग द एक्स एक्सिस अगर आपका ये मूव करेगा, तो उस केस में इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, बट लैम्डा एम की वैल्यू बहुत ही धीरे 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 क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं इधर से इधर मूव करूं तो फिर क्या होगा, इधर से इधर जा रहा हूं, तो इधर से इधर जाने पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू में क्या होगा भाई, वो तो डिक्रीज करेगी। अरे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लेकिन हम बाई को टच नहीं करेंगे, क्यों, बाई पे टच करते ही आपका बाई इक्वल टू जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो, और जीरो का मतलब आपका यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ही नहीं है, तो भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए बाई को टच नहीं करता है, बस यहाँ तक मूव करेगा। तो जैसे हम इधर से इधर मूव करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। सोल्यूशन का मतलब क्या, पानी डालते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही करता है, और लैम्डा एम की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी। देखो भाई, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी जो लैम्डा एम है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज करेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लैम्डा एम, तो लैम्डा इक्विवेलेंट भी लिख लो, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। तो हम पहले बात करें बेटा फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस के अंदर ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मूव करता है। आप सभी को समझ में आ गया, अरे क्लियर हो गया यहाँ तक। स्मॉल वेरिएशन होता है, स्मॉल वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं बस इसके अंदर, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, वो फटाक से डिसोसिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, एक बार में डिसोसिएट हो जाएगा, खत्म कहानी। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब जैसे केसीएल है, एनएसीएल है, कुछ इस टाइप के आपके आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके लिए ग्राफ आपका ये आता है। यहां तक बात क्लियर हुई सभी को, यस। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, ध्यान देना कि अगर मैं यहां से इधर अगर मूव करूं तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ। कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का एग्जैक्ट मतलब होता है कि वॉल्यूम वहां पे बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट डोमिनेट नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट डोमिनेट कर रहा है। अगर सॉल्वेंट डोमिनेट करेगा तो उस केस में मुझे जल्दी से बताओ कि वहां पे आपका उसको बोल सकते हैं अपन इन्फिनिटी डाइल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी डाइल्यूशन। अगर इफ एनी केस ये जो ग्राफ है अगर वो आपके बाइसिस को टच कर जाता है, तो टच करने का मतलब ही सिर्फ ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो, और कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब भाई वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन जीरो। जहाँ पे आपके सॉल्यूट क्या हो गए हैं, वो आपका डोमिनेट नहीं करेंगे, सॉल्यूट लगभग आपके खत्म ही हो चुके हैं, कौन डोमिनेट करेगा, सॉल्वेंट डोमिनेट करेगा। अगर सॉल्वेंट डोमिनेट करेगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हम बोल सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी कब डिफाइन होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब समझ में आता। और लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे बोलो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। बहुत सारा पानी इन्फिनिटी डालने के साथ उससे कॉन्सेंट्रेशन जीरो ही हो जाएगा। तो लैम्डा एम इक्विवेलेंट आपको समझ में आया होगा, वो यहीं से डिफाइन होता है। अब ये बात क्लियर हो गई, बताओ सभी लोग। यस, इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट, उसी ग्राफ को स्ट्रॉन्ग को लेके एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है एचसीएल के बारे में और दे रखा है केसीएल के बारे में, ठीक है, इन दोनों के ऊपर, और दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो केसीएल का जो ग्राफ बनता है यहाँ पे मैं करता हूँ, ये आपका अंडर रूट सी है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपका है लेमडा एम, ठीक है। अब ध्यान दो, केसीएल का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से होता है, और एचसीएल का कुछ ग्राफ यहाँ पे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। ये ग्राफ आपके केसीएल का है, ऊपर वाला ग्राफ आपके एचसीएल का है।
अगर आप इसको यहाँ पे टच भी करते हो तो यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे टच करते हो तो इसका भी जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो HCl का जो लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम के अगर बारे में बात करें तो किसका ज्यादा होगा, HCl का लैम्डा एम ज्यादा है एज कम्पेयर टू KCl। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे रीजन है बच्चों आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी बेटा H प्लस इज द लाइटेस्ट आयन, पूरी केमिस्ट्री के अंदर H प्लस आपका लाइटेस्ट आयन है, इसकी मोबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो H प्लस आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चाहे इन्फिनिटी डाइल्यूशन की बात करो, मैं अगर यहाँ पे इसको टच करा भी देता हूं तो इसका मतलब सीधा हो जाएगा कि ये लैम्डा एम इन्फिनिटी है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपकी यहाँ पे जीरो है। तो H प्लस जो है ना वो सबसे लाइटेस्ट आयन है, ये रीजन इसको ध्यान रखना पड़ेगा, रीजन आपका यही है। H प्लस आयन इतना लाइटेस्ट आयन जिसकी आपकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके लैम्डा एम हो चाहे लैम्डा एम इन्फिनिटी हो, उन सबकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सबसे अधिक होगी। समझ में आ रहा है। तो H प्लस अधिक एज कंपेयर टू K प्लस, बिकॉज ऑफ रीजन इज वेरी सिंपल, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी की वजह से HCl ऊपर डिफाइन किया जाएगा, KCl आपका यहाँ पे होगा। ये बेसिक बनेगा इसका ग्राफ। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? यस, क्लियर। तो रीजन क्या टिक करना है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, रीजन आपको इस तरीके से टिक करना होगा, ठीक। ओके, अब इसके बाद बी का आएगा तो ग्राफ कैसे जाएगा, वो कर्व लेके जाएगा, बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। अच्छा, होता क्या है ना कि उस स्ट्रॉन्ग बॉलों का डिसोसिएशन फटाफट हो जाता है, इसलिए ग्राफ कर्व होकर नहीं जाता है, वो स्ट्रेट चला जाता है सीधा, इस तरीके डिक्रीजिंग में स्ट्रेट। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा अगर y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, मैथमेटिकली अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताओ यहाँ से लैम्डा एम इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा एम इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा। अगर देखोगे तो आ, आप देखो यहाँ पे बाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, लैम्डा एम, एक्स पे क्या दे रखा है, अंडर रूट सी दे रखा है, ठीक है। तो अंडर रूट सी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी डायल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटी भी आएगा, अगर इन्फिनिटी डायल्यूशन की बात करेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटी भी आएगा, और लैम्डा इन्फिनिटी जो होगा वो आपका एक्चुअली क्या होगा, वो वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ, ये जो वैल्यू है ना लैम्डा इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, जो इंटरसेप्ट होगा, मतलब ग्राफ तो एक्जैक्टली यहीं तक आया था ना, ग्राफ तो इसका यहीं तक मूव किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया था, उसने बाई को टच ही नहीं किया था, तो बचा हुआ सेक्शन क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा ना। ये बात समझ में आती है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ है लैम्डा एम, यहाँ से बाई पे लैम्डा एम डिफाइन हो गया है, बाकी आपका यहाँ से होगा माइनस बी अंडर रूट सी, स्लोप के साथ बात करेंगे, और बाकी इसमें आपको मिलेगा प्लस सी, प्लस सी का मतलब हो जाएगा आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये डेवलप होगा। इसको अगर मैं घुमा के लिखूं तो ये लैम्डा एम इक्वल टू होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस में बी अंडर रूट सी, ठीक है। और यही आपका बनता है डेबी हकल रूल, दिस इज डेबी हकल रूल, यही आपका डेबी हकल रूल है। तो लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, दिस इज डेबी हकल रूल, और वो हकल रूल आपका यहीं से डेवलप होता है। अभी आवाज समझ में आ गई सभी को, यहां तक क्लियर? यस। अब इसमें लैम्डा एम का मतलब क्या है, लैम्डा एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन उसको लैम्डा एम बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया जाएगा। लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब होगा, लिख लो कॉपी पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बाकी यहाँ पे सी क्या होगा, सी होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और स्मॉल बी क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। स्मॉल बी आपका है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर और सरफेस टेंशन के ऊपर। तो बी किस किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। कंडक्टिविटी पे, सरफेस टेंशन पे, और आपका सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उन सब वैल्यूज पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग केस टू, केस टू को ऑब्जर्व करते हैं। तो केस टू में हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है। यस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपल सा होता है कि उसका जो अल्फा की वैल्यू है वो अराउंड 5% है, 10% है, 20% है, समथिंग इस तरीके, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर बेटा हम डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अल्फा क्या होगा भाई, वीक के साथ तो अल्फा यूज करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा भी बढ़ेगा। अल्फा बढ़ने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी।
रिजल्टेंट आपका जो लैम्डा एम है या फिर आपका जो लैम्डा इक्विवेलेंट है, दोनों की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। ग्राफ की बात कर, तो जितने भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमेशा जो ग्राफ होता है बेटा वो कर्व शेप में जाता है, कुछ इस तरीके से। टच नहीं करेगा, ये ध्यान दो, ये इस तरीके से आएगा। टच करा दिया ना इसको, टच नहीं कराना। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक, क्लियर। ये भी टच नहीं करता है इसको, बाई को टच करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप लेफ्ट साइड अगर मूव करते हो, अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हो तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने का मतलब कहीं ना कहीं डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लैम्डा एम है या जो लैम्डा इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये आपका जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनता है, ये आपका एसिटिक एसिड है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है वहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो ग्राफ होगा वो आपका कर्व शेप में यहाँ से मूव कर, फॉर्मिक की बात करें तो हल्का ऊपर से जाएगा यहाँ से, ये आपका फॉर्मिक एसिड का जाएगा, ठीक है। दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, ये ग्राफ हल्का से ऊपर जाएगा। ये सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, जो सबसे वीक स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सबसे नीचे जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वो हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये आपका बेसिक सा रूल है इसका। हाँ तो सभी को समझ में आ गया, क्लियर। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेके क्या हम कभी भी लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, क्या हम कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेके लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग को लेके निकाले थे, जिससे बना था डेबी हकल रूल। तो डेबी हकल रूल जो बना था वो आपका बना था जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेचर की वजह से, जहां पे लैम्डा एम इन्फिनिटी डिफाइन हुआ था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कभी भी लैम्डा एम इन्फिनिटी डिफाइन होता ही नहीं है, और डिफाइन ही नहीं होता तो उस पर न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेंगे, और न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे तो आपको ध्यान रखना है, गलती मत कर देने का, जबरदस्ती निकाल के बैठ जाओ, वो आपकी मर्जी है। तो इस पे कभी भी न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो न्यूमेरिकल का लैंग्वेज गलत है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी को हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है, फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर सभी को। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल बच्चों, 0.02 कैपिटल एम E2SO4 सॉल्यूशन whose resistance is 400 ohm and the uh, distance between two electrode and the distance between two electrode is 10 centimeter and area is 20 centimeter square. Then calculate lambda m in Siemens मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसमें आपको इस यूनिट के अंदर निकालना है आपको लैम्डा एम की वैल्यू। तो देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसने क्वेश्चन के अंदर यूनिट, प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर उसने क्वेश्चन में यूनिट दे रखा है, नीट का ही क्वेश्चन है, अगर उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकालना है, तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, हम इसको निकालें कैसे। तो सीमन के साथ मीटर स्क्वायर, भाई यहाँ पे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। मोल इनवर्स है, देखो ये भी सेंटीमीटर, इसको मीटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से लिखते हैं फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू होगा के डिवाइड बाई, नीचे का होगा 1000 होगा, इंटू क्या होगा बेटा, कैपिटल एम। लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको बताओ मुझे, सिर्फ मॉडिफाई करके लिख दिया मैंने। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई, नीचे वाला जो है ये तो आपका मोल्स में डिफाइन हो जाएगा, ये कैपिटल के है, उसको आपको क्या करना है, मैंने सीमन मीटर इनवर्स में कर दिया, ध्यान दो, बस लिखने का तरीका है, इसको मैंने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। भाई इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बाद में चेंज कर लो, पूरा सॉल्व करो फॉर्मूला, डाटा को रखने के बाद लास्ट में आप यूनिट को चेंज कर लो, या फिर यूनिट्स को पहले ही चेंज कर लो।
फॉर्मूले के अंदर ही चेंज कर लो, और फॉर्मूले में चेंज करने के बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको लॉजिक बैठता है। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। मैक्सिमम आपको इस तरीके से बताया जाता है कि लास्ट में यूनिट को चेंज कर दो। मैं कहता हूँ फॉर्मूले को ही आप चेंज कर दो यूनिट के अकॉर्डिंग और आंसर बना लो। अब बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हो गया? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे बच्चों कैपिटल के की वैल्यू चाहिए। और कैपिटल के कैसे निकल सकता है बताओ मुझे? कैपिटल के हम लोगों ने पढ़ा था 1/r कंडक्टेंस होता है इंटू L/A, ये पढ़ा था हम लोगों ने। यस। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, चेक करो। रेजिस्टेंस आपका कितना है? 400 ओम दे रखा है। तो मतलब ये 1/y कितना हो जाएगा? 400 इंटू L/A का मतलब 10/10 20। इसको जरा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/18। 0 0 कैंसिल, तो 800 होगा। 1/800। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी सीमन, और 1/सेंटीमीटर कुछ ये होगी इसकी यूनिट। देखो अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो आप लिख सकते हो 1/10⁻² करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/800 इंटू ये सीमन में रहेगा 1/800 इंटू 1/10⁻²। उसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा मीटर के अंदर कि 1/8। ठीक है, और ये होगा सीमन मीटर इनवर्स। हो गया सीधा। और बस इसकी वैल्यू यहाँ से रखो, इस कैपिटल के की जगह पुट करो। और एम की वैल्यू क्वेश्चन में आपको आई थिंक दे रखी है 0.02 कैपिटल एम, ये दे रखा है। 0.022 आपका नीचे आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इसका जो भी आंसर आएगा वो सीमन मीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स के अंदर ही आएगा। अब समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मान कर चलो सोल्यूशन बच्चों मिक्स्ड है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सोल्यूशन आपके मिक्स्ड है, कुछ मिक्स्ड सॉल्यूशन के अंदर, तो पूछता है रेजिस्टेंस के बारे में कि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, मिक्स करने को रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट कंडक्टेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह को निकालने के लिए हम फॉलो करते हैं सीधा K1B1 प्लस K2B2 इज इक्वल टू K3B3। भाई दो सॉल्यूशन गिवन है, एक बीकर ये है, दूसरा बीकर ये है। इसका K1B1 यहाँ पे गिवन है फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का, सेकंड वाले K2B2 गिवन है। और पूछेगा रिजल्टेंट K3 कितना होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फिर आपको यहीं से निकालना है। तो लेते हैं क्वेश्चन, समझ में आया इस चीज को। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है कि बेटा सॉल्यूशन ए है, वो सॉल्यूशन ए का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 100 ओम। सॉल्यूशन बी है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका है 200 ओम। 200 ओम। फिर वो बोल रहा है कि आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स्ड कर दिया है। मिक्स्ड, ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, ये ट्रिपल के अंदर पूछा गया। आर मिक्स्ड विद, इसके पहले कराया था क्वेश्चन नीट का, आर मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम, देन रेजिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब बच्चों लगाओ, ये फॉर्मूला सामने दे रखा है, रेजिस्टेंस सोर्स का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा K1B1 प्लस K2B2 इक्वल टू K3B3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से सॉल्व करना है। के को लिख सकते हैं उल्टा करके, तो लिख लो इसको और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो के को हम क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं 1/R1 इंटू L/A। उसने लेंथ और एरिया तो दिया ही नहीं है ना, तो उससे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। लेंथ और एरिया उसने नहीं दिया तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ मॉडिफाई करके, कैसे कि 1/R1 इंटू L/A। और क्या होगा, ये K1 हो गया इंटू B1 प्लस 1/R2, यहाँ से L/A होगा इज इक्वल टू, यहाँ से होगा B2 छोड़ दिया है ना, B2 और लिख लो, यहाँ से होगा आपका मल्टीप्लाइड बाई B2 इज इक्वल टू, ये होगा 1/R3, और ध्यान से रखना पड़ेगा इंटू L/A, और इंटू होगा आपका यहाँ से B3। कौन कौन टर्म कैंसिल हो गए वो कैंसिल कर दो, L/A सब कैंसिल हो गया। क्या बचा सिंपल आपका 1/R1 इंटू B1, सीधा आपका बन जाएगा। तो B1 B2, और आपको ये भी पता है कि जो B1 और जो B2 है, उन दोनों को मिलाएंगे तो B3 निकल के आता है।
तो कहीं ना कहीं जो B1 B2 है वो भी टर्म आप पे कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको B बोलूँ, इसको भी बोलूँ, तो वो 2B होगा रिजल्टेंट, होगा ना। तो ये भी टर्म क्या है, आपको फिनिश हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R3, ये बचेगा ना। अब सीधी सी आप वैल्यू पुट कर लो, रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, तो रेजिस्टेंस से पुट करेंगे वैल्यू तो कितना होगा, R1 कितना है 100 दे रखा है, तो 1/100 प्लस 1 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू, यस R3 निकालना है ना, तो R3 नीचे हो जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, हो जाएगा सॉल्व सभी से। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना कि यहाँ से B तो कैंसिल होगा। अगर ये B1 को मैंने B माना था, B2 को मैंने B माना था, तो ये B3 क्या होगा, 2 into B होगा। तो सिर्फ B कैंसिल होगा, 2 बचेगा, सिर्फ 2 ऊपर रहेगा। ये भी ध्यान रखो, ऊपर 2 रहेगा, इंपॉर्टेंट की। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे भी मैंने 1 लिखा था, वो 1 नहीं, वो 2 होगा, 2 डिवाइड बाई B3। अब इसको आप एलसीएम ले लो और R3 की वैल्यू निकल के आ जाए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा सभी को। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि आपको दे रखा है एक कंपाउंड, और उस कंपाउंड के अंदर आपको यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे है लैम्डा इक्विवेलेंट। ये होमवर्क में देता हूँ, आप करना इसको ट्राई। क्वेश्चन में कि सल्फेट आयन दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे Al+3 दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको Al2SO4 थ्राइस दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको यहाँ से एल्यूमिनियम AlPO4 दे रखा है। ठीक है, ये होमवर्क के स्क्रीनशॉट ले लो, कर लोगे तो फायदा ही रहेगा। ज्यादा ज्यादा पढ़ने से किसी को तकलीफ नहीं हुई है, ठीक है, ज्यादा पढ़ने से हर किसी को फायदा ही हुआ है। ये 100, यहाँ से 200 इसकी लैम्डा एम की वैल्यू है, यहाँ से इसकी वैल्यू 500 है, यहाँ से इसकी वैल्यू 400 है। आपको लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर होता है ना। तो लैम्डा एम की वैल्यूज आपको सामने दे रखी है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे, 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में कितना भाई, बैलेंस फैक्टर होता है ना इसका, 2 बैलेंस फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा, 200 डिवाइड बाई Al+3 होता है, ठीक है, डिवाइड बाई आपका 3 बैलेंस फैक्टर। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, तो देखो इसका अगर साइनाइज करो तो क्या मिलेगा, 2Al+3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ सल्फेट SO4-2। एक पे चार्ज कितना है 3, तो 3 तो 2 पे चार्ज कितना होगा +6, तो होल 6 आया, मतलब बैलेंस फैक्टर 6 होना चाहिए। इसका आंसर होगा 500 डिवाइड बाई 6। याद रखना 5 डिवाइड बाई 6, गलती हो जाती है यहाँ पे 3 कर देते हैं बच्चे, गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कितना होगा, तो ये 400 इसको आयनाइज कर दो, Al+3 होगा, PO4-3 होगा, तो डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर होगा। अब समझ में आया, ठीक है। चलो बाकी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।